एमबीए के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक सब्जेक्ट में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं? फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपको मिठाई खा के कितना अच्छा लगा? कैन यू इलेबरेट इन नंबर? नहीं कि सर मुझे 10 अच्छा लगा, 8 अच्छा लगा। नहीं। लेकिन मार्शल ने ये चेष्टा की है, उसको भी मेजर किया है। एमबीए में इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? मार्केट को समझने के लिए जो अहम कंसेप्ट है वो है डिमांड। डिमांड होगी तो ही आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा। डिमांड को समझने के लिए आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, जो कि बदलता है, कि इसको इकोनॉमिक आसान करता है। बहुत सारे देशों में वॉर चल रही है, तो उसका असर इंडिया के बिजनेस में कैसे पड़ता है? जब फॉरेन डील करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं, तो रूपी फिलहाल प्रेशर में है। तो हमारी इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केर्सिटी, उसमें ये लिखा था कि प्लांट, वाटर, जो भी एनर्जी है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाए, तो क्या धरती खत्म हो सकती है? लिमिटेड है, इसका मतलब ये है कि एक समय बाद वो नहीं रहेंगे। जी बराबर। हाँ। और जब वो नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो आज हम एक इकोनॉमिक के प्रोफेसर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि उस इकोनॉमिस्ट का नाम जिसने हमें बिजनेस में वो मेजर करना सिखाया जो कि हम नंबर्स में कभी मेजर कर ही नहीं सकते, और वो बिजनेस की बात जिससे कोई भी बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमा सकता है या पूरी की पूरी कंपनी ही लॉस हो सकती है, और वो बात जो कि हमें सिखाई है एक हनी बी के एग्जाम्पल से हमारे एंशिएंट इकोनॉमिस्ट ने, कि टैक्स सिस्टम कैसे होना चाहिए। और हम ये भी सीखने वाले हैं क्या दुनिया खत्म होने वाली है इकोनॉमिस्ट की बुक्स के हिसाब से, और हम ये भी जानने वाले हैं कि वो कौन से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है जिसने हमारे देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया था। और ये सब हमें बताने वाले हैं प्रोफेसर चेतन परेडकर, जो कि डीएमआईएचआर यूनिवर्सिटी में एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाते। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं एमबीए स्टूडेंट्स को, तो एमबीए में इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अच्छा। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। हर फंक्शन में एक सब फंक्शन होता है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अच्छा। जो प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी, हर फंक्शन में एग्जिस्ट होता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिजनेस में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। जी, क्योंकि क्या डिसीजन लेते हैं आप, उससे ये पता चलता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। करेक्ट। तो थोड़ा इसको मैं टाइम लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कोविड में 3 तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कोविड में कुछ बिजनेस ड्यू टू कोविड या जो मार्केट जो डिग्रेड हुआ उसकी वजह से डूब गया। ये पाया गया है कि कुछ बिजनेस कोविड में भी सरवाइव कर गए। जी। तीसरा, कुछ बिजनेसेस ने कोविड पेंडेमिक के समय को ही अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनाई। जी जी। मतलब वो नए बिजनेस जनरेट हुए कोविड की वजह से। तीनों में कॉमन फैक्टर काम कर रहा है, व्हाट? डिसीजन। डिसीजन। करेक्ट। जी हाँ। अब डिसीजन भी 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? एक डिसीजन जो विदाउट प्रेडिक्शन, अच्छा, ना सोचकर ना समझकर, एक लाइक अ लॉटरी डिसीजन ले लेना, लाइफ में भी हम लेते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक डिसीजन। अच्छा, सोच समझ के डिसीजन लेना, जिस डिसीजन के पीछे एक प्रोसेस होता है। अच्छा। जहां पे आप डिसीजन लेते समय एक प्रोसेस से गुजरते हैं। वो क्या प्रोसेस होती है सर? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस पहले आप देखते हैं कि उसका मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। जी। लोगों की टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ये सब ना जानते हुए आप अगर मार्केट में सीधा प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो इसको आप कौन सा डिसीजन कहेंगे? बिना सोची समझी एक ली हुई डिसीजन। लेकिन आप जब
सारे मार्केट को एनालिसिस करके एक सिस्टमैटिक वे में डिसीजन लेते हैं तो उसको कहा जाएगा साइंटिफिक डिसीजन। अच्छा, क्यों? बिकॉज देयर इज सिस्टमैटिक अप्रोच एग्जिस्ट व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। जी बराबर, करेक्ट। और इकोनॉमिक्स बिजनेस में वही काम करता है। इकोनॉमिक प्ले अ रोल लाइक अ टूल टू टेक अ डिसीजन इन द बिजनेस। अच्छा ऐसे, इसलिए ये इकोनॉमिक्स है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन आपको मार्केट समझना है, आप तब तक मार्केट को नहीं समझ पाएंगे, या मार्केट को समझने के लिए जो अहम बेंचमार्क या अहम कंसेप्ट है वो है डिमांड। जी, अगर डिमांड होगी तो ही आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा। डिमांड को समझने के लिए आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है। करेक्ट। कंज्यूमर के बिहेवियर किस पे डिपेंड है? उसके टेस्ट, लाइक हैबिट, प्रेफरेंस पे डिपेंडेंट है जी। और जो कि वेरिएबल है। जी हाँ, हर जो कि बदलता है। जी, कंज्यूमर का टेस्ट सब लाइक सब बदलते वो हमेशा सेम नहीं होता। जी। तो इस डायनामिक कंडीशन में मार्केट को समझना इसको इकोनॉमिक्स बताता है। हाँ, तो इसको इकोनॉमिक आसान करता है। अच्छा, बाय द टूल्स। क्या टूल्स है? इकोनॉमिक्स पर थ्योरी है। इकोनॉमिक्स के पास थ्योरी है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हम पढ़ते हैं। ये क्या बताता है? ये लॉज हमको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताता है। अच्छा, जब हम यूटिलिटी पढ़ते हैं अच्छा, तो कंज्यूमर अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करता है। अच्छा, ये भी हम ये मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को हम थ्योरी में पढ़ सकते हैं। थ्योरी में पढ़, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ये में पढ़ सकते इकोनॉमिक्स आपको बताता है हैं। अच्छा, कि कंज्यूमर अपनी उसकी डिमांड कब बदलती है? जब उस प्रोडक्ट की उसको सेटिस्फाई करने की क्षमता बदलती है। अच्छा, मतलब थोड़ा डेप्थ में बताइए इसको। जैसे आपको भूख लगी है, आप तब तक ही रोटी की डिमांड करेंगे जब तक आपका पेट भर नहीं जाता। जी, सही है जी बराबर। जैसे जैसे आपका पेट भरेगा वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट घटती जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ वांट घटती जाएगी वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम होती जाएगी। जी जी बराबर। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। अच्छा, और जब आप बिजनेस में डिसीजन कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ कर लेते हैं, इसका मतलब आप कंज्यूमर के बिहेवियर को ही नहीं समझते, आप मार्केट के बिहेवियर को भी समझते जी, कि अब मार्केट में क्या चलने वाला है। यस, दिस इज रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मैनेजमेंट स्टडी। अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि कोविड में कुछ बंद हो गए बिजनेस, यस, कुछ नए शुरू हुए, कुछ सर्वाइव कर गए। Yes. तो उन्होंने डिसीजन लिया। तीनों में डिसीजन ही रोल कर रहा है। जी जिन्होंने गलत डिसीजन लिया वो डूब गए, जी, जिन्होंने डिसीजन ऐसा लिया जिसमें वो सरवाइव कर गए, और कुछ लोगों ने ऐसे डिसीजन लिए जिन्होंने कोविड को अपॉर्चुनिटी बना दिया। जी, क्योंकि मतलब उन्होंने ये सोचा, Yes. इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कि अब क्या मार्केट में चलने वाला है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखता हूँ। ऐसे इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही चाहिए, अच्छा। या एमबीए करना ही चाहिए, या जनरल ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस प्रोसेस से आप जा रहे हो अच्छा। डिसीजन में, वो इकोनॉमिक्स ही है। जी बराबर। बस यहाँ पे उसको नाम थ्योरी का दिया गया, वहां पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब आप कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हो, अच्छा, जब आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज कर रहे हो व्हाइल टेकिंग बिजनेस डिसीजन, इट इज इकोनॉमिक्स। जी, वही इकोनॉमिक्स है, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको देता है। सर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लग रहा है, पर स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। तो एमबीए के स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हमेशा रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमारे समय पे भी हमने देखा है, और अभी भी कई खासकर मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये थोड़ा बोर करता है स्टूडेंट को सब्जेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्टूडेंट की ओर से कोई गलती है। मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को जो इलैबोरेट करता है, टीचर हो, ट्यूटर हो,
उनका रोल इसमें ज्यादा है। जी, कि वो कैसे पढ़ा। यस, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। जी जी। वो अगर टीचर करता है तो स्टूडेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माय फेवरेट इकोनॉमिक्स मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। जी। अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मार्केट को समझने के लिए आपको डिमांड समझना है, जी जी। डिमांड को समझने के लिए कंज्यूमर को समझना है, उसकी यूटिलिटी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जो क्रिएट करता है यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा। और यूटिलिटी का मामला ऐसा है, यूटिलिटी यू कैन नॉट मेजर इट। अच्छा, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल ने ये चेष्टा की है, उसको भी मेजर किया है। अच्छा। भाई ऐसा मतलब, इसका सिंपल सा मतलब कि आपको मिठाई खा के कितना अच्छा लगा, कैन यू इलेबरेट इन नंबर? नहीं। कि सर मुझे 10 अच्छा लगा, 8 अच्छा लगा। नहीं नहीं। आप, और मैं कितना भी आपको कोशिश करूं आपको कितना अच्छा लगा, आप उसको, उसका कोई मेजरमेंट का स्केल है ही नहीं, आपको कितना अच्छा लगा। नहीं, हाँ, कि मैं मिठाई खाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा तो कितना मैं बता अच्छा नहीं लगा, सकता। कितना मजा आया, हाँ, ऐसा या नहीं। कितना आपको अच्छा नहीं लगा, सेम। जी। तो लेकिन मार्शल ने ये देखा कि इसको मेजर करना बहुत जरूरी है। जी। हाँ। जब तक ये मेजर नहीं होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं होगा, तब तक उसका रिलेशन कंज्यूमर के डिमांड के साथ वी कैन नॉट मेजर इट। जी जी। तो जो मेजर नहीं हो सकता, आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में कहीं पढ़ा होगा, जिसको वी कैन मेजर इट, समथिंग वी कैन नॉट मेजर इट। जी जी। तो यूटिलिटी वी कैन नॉट मेजर इट। जी। तो मार्शल ने ये चेष्टा की यूटिलिटी को भी मेजर करके देखा इन द नंबर। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इसको हम कहते हैं। किसी भी वस्तु की क्षमता जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे मोबाइल फोन है, मुझे जरूरत है किसी को फोन करना, किसी को मैसेज करना, ये मेरी जरूरत है ना, ये मेरी वांट है। इसको फुलफिल कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं? नहीं। लाइट कर सकता है? नहीं। ये टेबल कर सकता है? नहीं। कौन करेगा? मोबाइल। मोबाइल हैव पावर टू सेटिस्फाई माय वांट। अच्छा। इट्स यूटिलिटी ऑफ मोबाइल। अच्छा अच्छा। क्षमता। इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी। अच्छा। यूटिलिटी नथिंग, इट्स अ पावर ऑफ कमोडिटी। जैसे वो फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, फोन वही है लेकिन वो डिस्चार्ज हो गया, अब क्या उसमें वो यूटिलिटी है? पर वो अभी फिलहाल नहीं कर सकता। नहीं है, उसकी वो क्षमता खत्म हो गई। जी जी। इसीलिए अब फोन होके भी फोन कैन नॉट सेटिस्फाई माय वांट। अच्छा, समझ रहे हैं? जी जी। तो फोन इज नॉट यूटिलिटी। फोन की जो पावर है मेरी वांट को फुलफिल करने की, इट्स यूटिलिटी। जी जी। करेक्ट। तो इस यूटिलिटी को मेजर करने की चेष्टा मार्शल ने की है, जो मेजर नहीं किया जा सकता। जब आप, तो मार्शल ने कैसे सोचा होगा इसको? जी। कैसे उसके दिमाग में ये आया होगा कि मार्केट को समझने के लिए डिमांड को समझना है, डिमांड को समझने के लिए यूटिलिटी को समझना है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, विच वी कैन नॉट मेजर इट, बिकॉज पहली बात तो उसको मेजर नहीं किया। दूसरा, इट्स अ डायनामिक। जी। बदलता है, हर वक्त बदलते हैं। आपको आज स्ट्रॉबेरी अच्छा लगे इसलिए आपको कल नहीं लगे, अगर जरूरी नहीं है कल आपको चॉकलेट अच्छा लगेगा। जी, बराबर। तो इट्स ये बदलता है उसको। इस डायनामिक कंडीशन में आपको कंज्यूमर के बिहेवियर की रीड को पकड़ना है। कितना मुश्किल है ये। जी। ये काम मार्शल ने आसान किया। अच्छा, कैसे सर? यही उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल को उसने मेजर किया। अच्छा। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये दो कंसेप्ट देखे। यस। अच्छा। अब देखो, अब मैं ये आपके साथ जब बात कर रहा हूँ, क्या आप में क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं हो रही? जी जी, हो रही है। यस। तो ये डिस्कस करने के बाद क्या स्टूडेंट में वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक्स को समझने की, पढ़ने की? यस। तो मुझे ये लगता है बोर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम इकोनॉमिक्स को रोज जीते हैं। जी। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में आप लॉ ऑफ डिमांड को रोज जीते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, आपने कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और आप कहते हैं कि आप बोलते हैं कि वो 120 रुपीज का है। नहीं भैया, 120 नहीं, 100 में दे दो। बोले नहीं 100 में नहीं यार, नहीं दे सकते। तो एक काम करो, 110 में लेकर जाओ। तो आपने कुछ प्राइस को कम किया,
उसने कुछ प्राइस को बढ़ाया और आप एक पॉइंट पे जहां पे आ जाते हैं जहां पे वो सप्लाई करने के लिए रेडी है फॉर 110 रुपीज, जहां पे आप खरीदने के लिए रेडी है 110 रुपीज। इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं। अच्छा, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, तो ये हम रोज करते हैं। जी जी, हर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है, हर कोई बार्गेनिंग करता है, तो हम रोज इकोनॉमिक्स को जीते हैं। जी जी, तो हम कैसे कह सकते कि इकोनॉमिक्स की बोरिंग की तो बात इससे अच्छा कि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो हमको वो बोर लगता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब इस तरीके से आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? यस। तो ऑटोमेटिकली मैंने देखा कि उनमें वो क्यूरियोसिटी। सेकंड, मुझे ये भी लगता है कि आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ेंगे जी जी, किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। अच्छा सर, एंशिएंट इकोनॉमिक्स अपने इंडिया के बहुत सारे रहते हैं, जैसे चाणक्य, तो उनकी नीतियां मैंने पढ़ी है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है, हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो ज्यादातर सिलेबस में आ चुका है एमबीए के या किसी भी इकोनॉमिक्स स्टडीज के। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंडिया की जो एंशिएंट इकोनॉमिक्स है उनकी नीतियां मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आनी चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, और उस पे काम हो भी रहा है। जैसे एनएपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये काम हो रहा है, और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ पे अभी एंशिएंट इकोनॉमी को पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ जो इस बात को बार बार प्रूव करेंगे कि हमारा जो प्राचीन इकोनॉमिक स्टडीज है, जो हमारी जिसको हम शास्त्र कहेंगे या इकोनॉमिक स्टडीज कहेंगे इंडिया की, वो आज भी उतनी ही कारगर है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिससे ये चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक महाभारत का एग्जांपल आपको देता हूँ। अच्छा, तो उस समय जो युधिष्ठिर है, जो अभी राजा बनने जा रहे हैं, तो उनको श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो पितामह भीष्म है, ये सिर्फ आपके पितामह नहीं है, ये एक अच्छे अर्थशास्त्री भी है, एक समाजशास्त्री भी है, इनके पास वो ज्ञान है, तो आप इनसे राजा बनने से पहले कुछ शिक्षा ले लो। जी। तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसा कह सकते हैं कि एक सामाजिक और इसके अलावा राजनैतिक, राज्यशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय ज्ञान पितामह भीष्म ने दिया। अच्छा, वो कैसा? तो उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि व्हाट इज टैक्स, जिसको हम कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं। इतने सालों पहले, ये 5,000 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। टैक्स सिस्टम कैसा हो, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हनी बीज होती है, मधुमक्खी, आपने पता होगा, वो मधुमक्खी किसी एक फूल से सारा रस नहीं चुराती। अच्छा, वो ढेर सारे फूलों पे जा जाकर थोड़ा थोड़ा मध, उसको रस बोलेंगे, वो चुराती है, उसमें से मध इकट्ठा करती है। जी। वो जरूरत से ज्यादा अगर मध किसी फूल से ले ले, जो कि वो ले सकती है, उससे क्या होगा? फूल मुरझा जाएगा, फूल मर जाएगा, पेड़ को भी हानि हो सकती है। कम अगर लेती है तो उसका पेट नहीं भरेगा जी, वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाएगी। तो उसको वो लिमिट पता है कि मैंने किस फूल से कितना मध लेना चाहिए। जी, करेक्ट। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम शुड बी। अच्छा, कि टैक्स क्या होना चाहिए, टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए कि राजा ने कर या टैक्स वसूल करते समय एक व्यक्ति से या एक इंडिविजुअल से कितना टैक्स लेना चाहिए। अच्छा, इसके लिए इससे बढ़िया मैच्योर्ड टैक्स की सिस्टम की डेफिनेशन मैंने लाइफ में नहीं पढ़ी। जी, दिस इज द एशियंट इंडिया या इंडियन इकोनॉमिक्स। जी, कि इतना ही टैक्स लीजिए कि वो दे पाए और उसको कुछ हानि भी ना हो और अपने को भी टैक्स मिल सके। जी, दिस इज, तो ये हमारी स्टडी। उसके बाद में थोड़ा सा
इधर आते हैं तो फिर आपने जिनका जिक्र किया कौटिल्य या चाणक्य हम जिनको कहेंगे, उनकी भी किताब है चाणक्य नीति। एक दूसरी किताब है उनकी अर्थशास्त्र, जो कि उन्होंने लिखी तो तभी थी लेकिन उसकी खोज अभी 19th सेंचुरी के पहले पहले हुई, और उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसको भी आप पढ़ेंगे तो इतनी डीप बातें, इतनी छोटी छोटी बातें जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोशल अपलिफ्टमेंट में या सामाजिक बदलाव में, सुधार में ला सकती है, ऐसी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई है, जो आज भी उतनी ही कारगर साबित हो सकती है। तो जरूर जो आपने पूछा कि जरूर एशियंट हमारी इकोनॉमिक स्टडीज को हमारी करंट इकोनॉमिक स्टडी में लाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। सर अभी आपने एंशिएंट इकोनॉमिक्स, चाणक्य, विदुर, इन सब के बारे में बताया, तो अभी जो इंडिया में जो करंट इकोनॉमिस्ट है मॉडर्न इंडिया के, वो कौन से हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है? मैं अमर्त्य सेन जी, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनका बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमिक्स में रहा, और उनका इकोनॉमिक्स बड़ा उनकी जो थेरीज है वो मुझे बड़ा प्रभावित करती हैं। कैसे? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है या उनकी जो सोच है वो इतनी गहरी और इतनी कह सकते हैं कि फेयर है कि वो कहते हैं कि कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या कोई इन्फ्लेशन या कोई जीडीपी या ये इंडिकेटर्स उनके लिए सेकेंडरी है। मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल अपलिफ्टमेंट को तब मानूंगा जब हमारा जो समाज का निचला तबका है जी वो ऊपर उठेंगे जी, मतलब वो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सोशल वेलफेयर के अलावा किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही अधूरी है। अच्छा, उसको पूरा करने के लिए आपको सोशल अपलिफ्टमेंट करना ही पड़ेगा, या आपके किसी पॉलिसी में क्या बोलते हैं सोशल वेलफेयर, सोशल अपलिफ्टमेंट अगर निहित नहीं है तो आपकी पॉलिसी अधूरी है। मतलब मैं आपको उनकी भाषा अपनी इसमें मैं बता रहा हूँ कि वो उस पॉलिसी को अधूरी पॉलिसी मानते हैं। तो सोशल वेलफेयर, सोशल अपलिफ्टमेंट ये उनकी इकोनॉमिक स्टडीज का और सोच का आत्मा है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। दूसरे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय था, बहुत विद्वान व्यक्ति, हालांकि पॉलिटिकल चीजों से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। इतना विद्वान व्यक्ति जो कि यूएन में भी वो सलाहकार रहे, देन इंडिया में आरबीआई गवर्नर रहे, देन फिनेंस मिनिस्टर उनको पी नरसिंह राव ने बनाया गया, उन्होंने बनाया उनको। देन उन्होंने जो एलपीजी पॉलिसी लाई 1991, उसको एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, वो उन्होंने लाई। उस वजह से जो आज हम वो देख रहे हैं, हमारी जब बोलते कि हम चौथी तीसरी हम इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं हुआ है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है और कैसे कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन, आपने देखा होगा 2008-9 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, सारा वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस भी उससे जूझ रहा था जी, लेकिन हमारा इंडिया वन ऑफ दिस कंट्रीज जिन्होंने उस क्राइसिस में भी अपने आप को सर्वाइव किया, इकोनॉमी सर्वाइव हुई। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन मैं अहम मानता हूँ। ये दो ढेर सारे, लेकिन इसमें से दो मेरे लिए ज्यादा जिनकी अहमियत है। सर बहुत सारे देशों में वॉर चल रही है, तो उसका असर कॉमन मैन पे और इंडिया के बिजनेस में कैसे पड़ता है? क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमें बताया कि 1 साल तक
गोल्ड की खरीदी ना करें और ऑयल क्राइसिस भी बहुत चल रहा है, तो आप एमबीए में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सारी चीज़ें बताइए। ओके, दूसरे 2-4 चीजें अपन पहले समझते हैं। पहली बात तो कॉमन मैन पे और बिजनेसेस पे असर इसका जरूर होगा, क्योंकि कॉमन मैन की भी जरूरतें हैं। जो जरूरतें बिजनेस पूरी करता है, बिजनेस की जरूरतें है रॉ मटेरियल, जो उसको एक तो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, एक दूसरा जो वो फॉरेन मार्केट मतलब इंपोर्ट करता है। तो हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हर कंट्री के साथ होते हैं। हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वॉर का असर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होगा तो उसके सप्लाई पे भी होगा, फॉर इंटरनेशनल सप्लाई पे होगा तो उसका डोमेस्टिक सप्लाई पे भी होगा, डोमेस्टिक सप्लाई पे होगा तो उसका असर बिजनेस पे भी होगा, उसका असर कॉमन मैन पे भी होगा। जी जी। तो ये तो लिंक है पूरी सप्लाई चेन की। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि मोदी जी ने जो अभी घोषणा की, उसके लिए अलग अलग सबके व्यूज है, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि मोदी जी ने जिन चीज़ों पे ऊपर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप जैसे गोल्ड है थोड़ा ना खरीदे 1 साल के लिए, या मैंने कहा कि ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना है, ये सारी चीजें आप सारे एटम्स को अगर देखेंगे, वो सारे एटम्स वो है जो फॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं। जी। एक बात। दूसरी बात, रुपी फिलहाल प्रेशर में है। क्यों है? क्योंकि हम जब फॉरेन डील करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं जी। तो ज्यादा रुपी स्पेंड होता है ना, तो रुपी फिलहाल प्रेशर में है। तो हम हमारी इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, है ना। तो मोदी जी ने इसलिए वो कहा कि आप अपनी कंजम्पशन को कुछ समय के लिए कम होल्ड करो, कम करो। हालांकि मैं इसको कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं मानता और ये है भी नहीं कुछ समय, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डिमांड को कम करके कभी मार्केट में किसी तरीके का स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो खत्म होने वाली है चीज। करेक्ट। तो ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ सॉल्यूशन है जो हमारी थोड़ी सी इंपोर्ट प्रैक्टिसेस को कम करेगा, जिस वजह से हमारा जो रुपी पे जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए कम हो और तब तक कोई बाकी रास्ते निकल आए। तो ये व्यूज मुझे लगता है गवर्नमेंट का है। अब इसको क्रिटिक्स अलग नजरिए से भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल लोग अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक टेम्पररी कह सकते हैं कि एक तरीके का सॉल्यूशन मानता हूँ, जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो जरूरी होता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट वो जरूरी समझते हैं और वो कर रहे हैं। ये ऐसा है सर। फिलहाल अपने इंडिया में 2 अहम मुद्दे हैं, एक है अनएम्प्लॉयमेंट और एक है इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे इन 2 चीज़ों के बारे में बताइए। पहले आसान भाषा में दोनों की कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसमें डिस्कशन में आगे जाएंगे। इन्फ्लेशन, आपने ये वर्ड जब आप सुनते हैं तो हमको एक ही उसका ट्रांसलेशन समझ में आता है, महंगाई। लेकिन महंगाई इट्स अ सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन जब आप इकोनॉमिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की इन्फ्लेशन की देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज अ मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंडीशन, इट्स अ सिचुएशन। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, क्या होता है इन्फ्लेशन? तो हमको 3 इंडिकेटर्स को हमको समझना होता है टू डिफाइन इट इज इन्फ्लेशन और अपोजिट डिफ्लेशन। कैसे? फर्स्ट, व्हाट इज अबाउट द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अच्छा, मतलब मार्केट में कितना मनी? हाँ, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी क्या है, तो कैसा है। अब होता क्या है, इफ फ्लो ऑफ मनी इंक्रीजेस इन द मार्केट, ड्यू टू दिस डिमांड विल इंक्रीज। मतलब आपके पास पैसे आए तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, कमोडिटी को आप खरीदेंगे। तो
फ्लो ऑफ मनी इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीजेस। अब क्या होगा है, जिन जरूरतों पे आप 100 रुपए खर्च करते थे, आपके पास फ्लो ऑफ मनी ज्यादा होने के कारण आप वहां पे 120 रुपीज 150 रुपीज खर्च करने लगे। जी। इट इज व्हाट, इट इज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फॉर यू। अच्छा, हाँ, मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई आपने। वैल्यू कम होगी। जहां पे आप जो काम आपको पता है कि 100 रुपए में हो सकता है, वहां पे आप आसानी से 150 रुपीज खर्च कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, मनी की वैल्यू वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, जी। जो कम हुई। तो अगर आपको ये तीनों सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है, तो इट इज द एग्जैक्ट इन्फ्लेशन। जी। ठीक है। अब इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। जी। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ मनी डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड कम हो गई, इस क्यों कम हो गई, फ्लो ऑफ मनी कम हो गया। फ्लो ऑफ मनी कम है इसलिए, मतलब जो जहां पे आप 100 रुपए खर्च कर सकते थे, अब आप देखेंगे कि वो काम मेरा 80 रुपीज में और 70 रुपीज में हो जाए। हाँ, तो आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई। जी। तो आप इसको ऐसे पूछेंगे कि सर अब इन्फ्लेशन सही है या डिफ्लेशन सही है, या मार्केट के लिए क्या जरूरी है। तो एक्सट्रीम में दोनों सही नहीं है, या दोनों मार्केट के लिए सही नहीं है। देयर शुड हैव बैलेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। जी। तो कैसे होगा, उसको भी आसान भाषा में बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा, इट्स हैपन ड्यू टू द फ्लो ऑफ मनी। सो इफ गवर्नमेंट और वी कैन से पॉलिसी मेकर्स कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, तो इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जी। हाँ। तो गवर्नमेंट मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। यस। हाँ। कैसे? आरबीआई रन द पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं, विथ यूजिंग द टूल ऑफ इंटरेस्ट रेट, जी। जिसको बैंक रेट भी हम कहते हैं। ये टूल है आरबीआई के पास। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो लोग फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट रन द पॉलिसी ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वो फिस्कल पॉलिसी को रन करती है। उनके पास भी एक टूल है टैक्स का। टैक्स रेट को, डायरेक्ट टैक्स दोनों को घटा के बढ़ा के वो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। जी। कंट्रोल करना मतलब जब फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना चाहिए तो तब बढ़ा सके, कम करना चाहिए तो कम कर सके। तो यहाँ पे आरबीआई काम कर रही है विद द इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम कर रही है विद द टैक्स रेट। तो कंज्यूमर के पास पैसा, फ्लो ऑफ मनी कितना हो, ज्यादा हो या कम हो, इसको गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये इन्फ्लेशन की आसान भाषा में कंसेप्ट हो गई। तो स्टडीज में इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, इट्स अ इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। इसको भी ज्यादा आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि हर साल हमारे यहाँ जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, या जितने फ्लो से लोग क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, उतने मेजोरिटी में या उतने लेवल पे जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा। हाँ। तो ये जो गैप है, वो गैप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। जी, बराबर है। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर में स्कोप्स एकदम ही लिमिटेड है। जी, बराबर। पब्लिक सेक्टर में कितना भी गवर्नमेंट चाहे तो एक लिमिट से ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकती। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर, जहां पे अच्छा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके साथ देखा जाता है कि सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के साथ, इसीलिए भी। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि सर इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे रहा है, तो
पॉपुलेशन के अगेंस्ट आप इस रेशो को देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट ने ढेर सारे ऑप्शंस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जो किए, उसमें से सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ओर, इनोवेशन की ओर, इन्वेंशन की ओर लोगों को, या स्टार्टअप कल्चर इकोसिस्टम को डेवलप करने में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की। कैसे? पहली बात, हु इज वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो पहली बात तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। विथ एम्प्लॉयमेंट, विथ क्रिएटिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और द स्टार्टअप, इसी के साथ वो उस अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर रहा है जहाँ पे बाकी लोग हु इज सीकिंग फॉर द जॉब, उनको भी वो जॉब दे रहा है। तो एट ए टाइम एक व्यक्ति जो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है अपने लिए और लोगों के लिए भी, तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो है फिलहाल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारा सिनेरियो है हमारा, लेकिन इसके लिए एक समय लगेगा। एक सिस्टम जिस तरीके से काम कर रही है, और बीच में ये क्राइसिस भी आए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वॉर से ये सारी स्टेबिलिटी, इसके बीच इसको और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, जो कि धीरे धीरे होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपका पॉडकास्ट लेने से पहले हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा स्टडी करते वक्त, मतलब रिसर्च करते वक्त, मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ स्केर्सिटी। मतलब उसमें ये लिखा था कि हर चीज़ एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे अपने धरती पे जितने भी रिसोर्सेस है, प्लांट, वाटर, जो भी एनर्जीज है, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो क्या धरती ख़त्म हो सकती है जल्दी, ऐसा आपको लगता है? हाँ। अच्छा। ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, अच्छा, वरना राहों में पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते ही। अच्छा, बराबर। ये स्टडी यही बता रही है। अच्छा, इट इज व्हाट, जो रिसोर्सेज का यूज है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। जी हाँ। चाहे कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, ट्रीज हो, तो वाटर हो, ये तो लिमिटेड ही है ना जी। तो उसका यूटिलाइजेशन पे हमको गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड है, इसका मतलब ये है कि एक समय बाद वो नहीं रहेंगे। जी बराबर। हाँ। और जब वो नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। जी बराबर, क्योंकि हाँ। तो इसका मतलब ये है, वो लिमिटेड है तो वो खत्म हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज जितने खत्म हो जाएंगे, उसके सिवा तो हम जी नहीं सकते। जी बराबर। हाँ, पानी, ट्रीज नहीं है, वाटर नहीं है, हाँ, तो हम कैसे रहेंगे? हाँ, क्योंकि एक टाइम के बाद न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाएगा, सॉइल का सब खत्म हो तो ट्री भी। इट्स इंडिकेटर। हाँ। तो ठोकर खाकर हमको संभलना है। जब ग्लोबल आपका आज का टेम्परेचर देखो 70, 47, 48 हम क्रॉस कर रहे हैं। जी जी, है ना? हाँ, तो इट इज द इंडिकेटर। हाँ, ये ठोकरे हैं, हाँ, हमको संभलना है। तो इसका कोई सॉल्यूशन मुझे लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमसे शुरुआत हो, हम सिर्फ बातें ना करें, हम पेड़ लगाए। जी, है ना? हम सिर्फ बातें ना करें, हम ग्रीन एनर्जी में जाएं। हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं तो वो इको फ्रेंडली हो। हम एज अ बिजनेस स्टडीज हमने इसको समझना चाहिए। इसीलिए हम बिजनेस पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पढ़ाते हैं, जहाँ पे नॉट ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट भी हम पढ़ाते हैं। सर, आपने ये जो बोला पेड़ लगाए, ये करे, पर ये भी तो एक वक्त के बाद खत्म हो ही जाएंगे, तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हम खत्म हो जाएंगे। मतलब धरती एक टाइम के बाद पूरा रिसोर्सेज खत्म होने के, अगर आप एग्री नहीं है रिसोर्सेज को सस्टेनेबिलिटी के लाने के लिए, मतलब अच्छे से यूज करने के लिए रिसोर्स, हाँ, तो इसके लिए रेडी रहे कि हम खत्म हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन ये है अच्छा, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब बच जाए चीजें। पेड़ लगाना, ग्रीन एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, इसके लिए अवेयरनेस। अच्छा, ठीक
नहीं तो रेडी टू डाई, जल्दी बी रेडी टू डाई, जल्दी मरने की। यस, एज सून एज पॉसिबल। जी सर, आपने अभी मुझे बहुत अच्छे तरह से इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। आपने कब ऐसा सोचा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, एमबीए स्टूडेंट्स को? आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मुझे मजा आएगा ये बताते हुए। मैंने कभी अपने लिए ये नहीं सोचा कि मैं टीचर बनूंगा। अच्छा। इसके पीछे कारण ये है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा। अच्छा। फ्रॉम स्कूलिंग, कॉलेज डेज में भी बहुत एवरेज रहा। इतना रहा कि घर वालों को भी ये लगता था कि इसको एक आधा दुकान खुला के देनी पड़ेगी, और वो यही उसका सर्वाइवल होगा, ऐसा। लेकिन इसी में एक जो प्रैक्टिकल स्टडी की हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग की हम बात करते हैं, इसका अहम रोल रहा मेरे इस फील्ड में आने के लिए। जैसे मेरा यूजी स्कूलिंग हो गई, मेरे 11-12 मेरी कॉमर्स से रही, फिर ग्रेजुएशन भी मेरा कॉमर्स से रहा। तो बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है, यही रोल था स्टडी का। फिर मैं पीजी में आ गया। वाइल पीजी मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वर्धा में, रिस्पेक्टेड पार्टनी सर, उनके यहाँ मैंने एज एन ऑडिट असिस्टेंट मैंने काम शुरू किया सीखने के लिए। तब तक मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं थोड़ा भी समझता हूँ स्टडीज को, या उसको टीचिंग करने की तो बात बहुत दूर है। लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस में मैं आया तो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिजनेस के वहां देखे। अच्छा। रियल बैलेंस शीट्स देखी, कैसे ट्रांजैक्शन, रियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो देखे, कैसे एंट्रीज रोल प्ले करती है, गोल्डन रूल जो भी मैंने बताया। तो मैंने रियल बिजनेस को वहां पे देखा। अच्छा। और वहां से मुझे बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अच्छा। मैं पीजी कर ही रहा था, पार्ट टाइम जॉब करता था और सुबह कॉलेज चल रहा था एट ए टाइम। तो एक ऐसा सीखते सीखते जो मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ता, ट्यूशन में पढ़ता, उसको मैं रिलेट करता जहां मैं जॉब करता उसके साथ। अच्छा, जो मतलब आपको कॉलेज में सिखा रहे थे, यस, वही आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट इस लेवल का बना कि फिर मुझे पढ़ने के लिए, ये सब करने के बाद मुझे पढ़ने के लिए अलग से टाइम मैं अपने लिए निकाल लेता था। अच्छा। पढ़ने के लिए तो जो ऐसा था कि मैं पढ़ना जान पे आता था, अब ये बना कि मुझे पढ़ना अच्छा लगने लगा। अच्छा। और वो फिर यहाँ तक चला गया कि अब मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा। अच्छा। अब मैं फिर मेरे स्टूडेंट, मेरे जो बैचमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट हम लोग डिस्कशन में बैठते थे तो उनको मैं डिस्कशन में बताता था। तो वो मुझे कहते थे कि तेरा डिस्कशन का तेरा स्किल अच्छा है। अच्छा। जल्दी समझ में आता है। अच्छा। तब मुझे लगा कि थोड़ी सी एबिलिटी मेरे में ये है कि मैं थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिसको लोगों को समझ में आता है। तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। फिर दूसरा ये था कि मेरे बाकी भी चीजें जो मेरी हॉबीज थी, जिसको मुझे बात करना अच्छा लगता है, लोगों से डिस्कशन करना अच्छा लगता है, स्टडी में मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा था। और दूसरा मेरा ये भी था कि मैं अंदर से सोचता कि मैं बुढ़ा भी हो जाऊं तो भी जवानों के बीच रहूं। अच्छा। ऐसा मेरा मतलब सोच थी मेरी कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। तो वो सिर्फ एक ही प्रोफेशन में हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग में जी। कि मैं बुढ़ा भी हो जाऊं, पढ़ाऊंगा जवानों को, मेरे सराउंडिंग सारे जवान मतलब यंगस्टर रहेंगे। तो ये मेरा जो एम है वो कहाँ पॉसिबल होता हुआ दिखाई देता है, तो इस फील्ड में। इट्स अ जर्नी कि मैं फिर इस फील्ड में फिर आफ्टर पीजी मैंने टीचिंग ज्वाइन किया और अभी चल रहा है। तो फिर आपने जब पीजी कंप्लीट किया उसके बाद आपने क्या किया, मतलब टीचर बनने के लिए आपने क्या किया?
टीचर बनने के लिए तो इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उसको मैं दे रहा था। साइमल्टेनियसली मेरा जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था वो इकोनॉमिक्स में हो रहा था, तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया। देन माय पीएचडी आल्सो आई एम परसुइंग इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, फिर आपने ये करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में टीचिंग प्रोफेशन चूज किया। वाइल टीचिंग मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया। अच्छा, और आप और एक पीएचडी भी। अच्छा।